या तो रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण, या रतन सिंह का छोटा भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण यहां से नेपाल कहां चला गया? नेपाल में राजा बनता है। उसके नाम क्या क्या लगता है? राणा। इसलिए नेपाल के जितने भी राजा बने वो कौन से हो गए? राणा। इसलिए वो नेपाल वाली ब्रांच कौन सी होगी? राणा ब्रांच। कौन सी ब्रांच? चित्तौड़ वाली ब्रांच कौन सी है? रावल। वो वाली ब्रांच है राणा। ऐसे गुहिलों की कितनी ब्रांच थी? नेपाल वाली कौन सी ब्रांच है? मेवाड़ वाली। बोले बड़ी बात। तो आप नेपाल में वो राणा ब्रांच है, उसका फाउंडर कौन है? किसका छोटा भाई? समझ में आई बात? तो नेपाल में कौन से वंश का शासन था? गुहिल। वंश तो कौन सा है? मेवाड़ वाला वंश कौन सा? गुहिल। बांसवाड़ा में गुहिल, डूंगरपुर में गुहिल, प्रतापगढ़ में, वैसे नेपाल में। पर जो मेवाड़ वाले गुहिल है वो कौन सी ब्रांच के हैं? रावल। मेवाड़ वाले सॉरी नेपाल वाले कौन से हो गए? आप सुनो। भारत में राजा महाराजा खत्म हो गए 1947। 1947 आपका देश आजाद होता है, डेमोक्रेसी। कोई राजा महाराजा नाम की कोई भी चीज ही। नेपाल में राजा बन रहे थे 2008। कब तक बन रहे थे? 2008 तक नेपाल के अंदर राजा बन थे। और नेपाल में जो लास्ट राजा बने उनका नाम है राणा ज्ञानेन्द्र। क्या नाम है? 1302-3 के आसपास चला गया होगा ये बंदा। और राजा कब तक बन रहे थे वहां? 2008। मतलब कितने साल राज हुआ होगा? 700 साल बाद में भी राजा का टाइटल क्या है? जो 2008 में भी उनका राजा था उसका नाम क्या था? राणा ज्ञानेन्द्र। क्या नाम था? और नेपाल के सारे राजाओं ने राजस्थान ब्याह किए, और राजस्थान के खूब सारे राजाओं ने नेपाल ब्याह किए। क्योंकि ये ठीक वैसा ही है कि अपने चाचा जी बेंगलोर चले जाते हैं बिजनेस करने, पटावरों का ब्याह करने वापस आ जाते हैं गांव। ब्याह बेंगलोर वालों में थोड़ी करेंगे, ब्याह तो गांव में करेंगे आके। नेपाल वाले चले गए थे नेपाल, लेकिन ब्याह सब के सब कहां करते थे? मुझे याद है 2008 में जब राणा ज्ञानेन्द्र वहां राज कर रहे थे और वहां राजा का राज हटने वाला था, डेमोक्रेसी आने वाली थी, तो ऐसी खबरें थी कि जनता राजा को पकड़ के मार सकती है। और दुनिया में खूब सारी जगह ऐसा है, भारत को छोड़ दीजिए, भारत के अलावा जहां भी राजाओं का राज खत्म हुआ है, राजा को टांगा है। वो बोले फ्रांस है, वो बोले रूस है, वो बोले ईरान है, वो बोले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में राजा को जेसीबी में लटका के बाहर 3 दिन तक टांग के रखा था। क्या आके देखो रे राजा की हमने क्या हालत की। तो था क्या राणा ज्ञानेन्द्र को भी लटका सकते? एक दिन अखबार में एक हेडिंग थी कि यदि नेपाल के राणा ज्ञानेन्द्र को लगा कि उनको नेपाल में किसी भी प्रकार का खतरा है तो वे सिक्कर में शरण ले सकते हैं। कहां शरण ले सकते हैं? आपने लगता है नेपाल का राणा है, शरण लंदन ले, पेरिस ले, और भारत में भी लेनी तो दिल्ली ले, बॉम्बे ले, राजस्थान में भी लेनी तो जयपुर ले, उदयपुर जा, ठेठ चोमू रिंगस क्रॉस करके सीकर। और वैसा जगह नहीं मिली। पर नीचे उसमें और लिखा हुआ था क्योंकि राणा ज्ञानेन्द्र के राजकुमार पारस की शादी सीकर की राजकुमारी हिमानी के साथ भी है। कोई भी बंदा संकट में रिश्तेदारों के पास ही जाएगा, उसके बेटे का सास रहा है। सीकर की राजकुमारी की शादी कहां हो रखी है? नेपाल। कहने का मतलब है कि नेपाल वाले यहां से गए थे, उसके बावजूद उनके भारत के साथ रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे। और जब तक नेपाल में राजाओं का राज रहा, नेपाल के भारत के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। जैसे नेपाल में बाद में राजाओं का राज गया और नेता आए, तो बाद में चीन ने हड्डियां फेंकी, चीन का लॉलीपॉप हम देंगे तुम। उसके बाद से नेपाल और भारत के रिश्ते गड़बड़ाए थे। 1947 में जब आपका देश आजाद हो रहा था तो नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री, नेपाल के जो राजा थे उनका नाम था राणा त्रिभुवन देव। क्या नाम था? इस थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ा कीजिए आप। हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? लैंड लॉक, जिसके चारों तरफ लैंड है, समुद्र ही नहीं। वो देश जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं, व्यापार कहां से करेगा? दुनिया का पूरा ट्रेड तो सी रूट है, समुद्र से होता है। हम सामान कहां से मंगवाएंगे? और नेहरू जी वैसे भी नेपाल का मैप भारत के मैप के अंदर है। इंडिया का मैप देखो, इधर उत्तराखंड हिमाचल, बीच के अंदर अपना क्या पड़ा है? हम तो वैसे आपके मैप के साथ फ्री में आ रहे हैं। तो जैसे एक राज्य है यूपी, जैसे एक राज्य एमपी, जैसे एक राज्य राजस्थान, वैसे एक राज्य बन जाएगा नेपाल। निर्जुल का नहीं, त्रिभुवन देव जी ऐसा नहीं। और आप चिंता मत करो, क्या दिक्कत है? आपके व्यापार की दिक्कत है, हम आपको हमारा एक बंदरगाह देते हैं कलकत्ता। कौन सा बंदरगाह देते हैं? नेपाल को जो भी सामान मंगवाना है, अमेजोन पे एड्रेस क्या डाल दो आप, तो
आज दिन तक नेपाल का सारा सामान कौन से बंदरगाह पे आता है? फिर नेपाल का सामान ज्यादा आने लगे, हमने एक बंदरगाह और दिया, विशाखापत्तनम। कौन सा दिया? आज भी नेपाल का सारा सामान कहां पर आता है? कलकत्ता और विशाखापत्तनम। फिर यहां से हम ट्रकों में भर भर के कहां बेचते हैं? तो नेपाल के साथ अपने रिश्ते इस कदर है। हमने और कहा कि आप तो फिक्र ही मत करना, कोई आप भाई हो, अलग अलग बैठे हैं बस, नेपाल अलग भारत अलग, बाकी आप तो हमारे देश में आओगे तो वीजा भी नहीं लगेगा, इधर से उधर आओ, उधर से, और आप नौकरी करो ना हमारे देश में आगे, क्या चिंता है, बस देश तुम्हारा अलग हमारा देश। इसलिए नेपाली सारे के सारे भारतीय नौकरी, इसलिए अपने नेपाली अंग्रेजों के टाइम से अपने यहाँ नौकरी करने के लिए आने लग गए थे। अंग्रेजों की सेना के अंदर नेपाली नेपाली खूब बहादुर होते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने नेपालियों को बहादुर करना शुरू किया। इसलिए वो इतना फेमस वर्ड हुआ कि एटीएम के बाहर गार्ड साहब भी यदि कोई नेपाली अपने कहते और बहादुर, है ना, किसी होटल में कोई सेफ भी यदि नेपाली अपने कहते हैं और बहादुर, नेपालियों को कहना क्या लगे? बहादुर। ये नेपालियों को अंग्रेजों का दिया हुआ असर नहीं, मैं कि वो बहादुरी बोलने लग गए थे उनको। अब नेपालियों को हमने इवन यहां तक कहा कि तुम हमारी सेना में भी आ सकते हो। भाई कोई देश अपनी सेना में तो अपने देशवासियों को लेगा, दूसरों पे विश्वास थोड़ी हो। आज अपने किसी सेना में दूसरा देश का ले ले वो बिक जाए तो, पर नेपालियों पे हमें विश्वास था, हमारे भाई है, हमने पूरी रेजिमेंट बनाई गोरखा। कौन सी रेजिमेंट है? गोरखा रेजिमेंट। बाकायदा है, मेरे वतन के लोगों ने गाते तो उसमें बाकायदा लाइन है, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। तो गोरखा, गोरखा कौन? गोरखा अपने थोड़ी है, गोरखा कौन है? और गोरखा होते ही बहादुर, अपने को युद्ध वगैरह जितवाने के अंदर गोरखा खूब आगे रहे। 99 वाले कारगिल वॉर में तो गोरखा रेजिमेंट का खूब ही अच्छा योगदान था भाई। कारगिल वॉर के 99 वाले में पाकिस्तान ऊपर आगे बैठ गया, चोटियों पे कब्जा कर लिया, चोटियों पे कब्जा कर लिया। शुरुआत के अंदर अपने राजस्थान की रेजिमेंट में भेजी गई थी, गजब लड़ी अपने राजस्थान की रेजिमेंट। आप चूरू, सीकर, झुंझुनू का ऐसा कोई गांव नहीं देखेंगे इसमें 99 में कोई शहीद नहीं है। पर फिर भी पहाड़ों पे राजस्थान वाला बंदा कैसे चढ़े? ऊपर चढ़ने की तो प्रैक्टिस नहीं थी अपने को, तो दोहरे पे चढ़ तो क्या पता भाग जाता अपने वाला, टीले पे चढ़ जाता, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने की तो प्रैक्टिस ही नहीं थी। फिर अपने वाले लंबे चौड़े थे शरीर के थोड़े, इसलिए पाकिस्तानियों को ऊपर से दिख जाते कि आ रहा है ऊपर बैठा आदमी, तो एक बम मारे तो 10 सैनिक मार दी। फिर फाइनली हमें दिमाग में आया कि पहाड़ों पे कौन चढ़ सकते हैं? गोरखे। गोरखे होते भी तो हमने गोरखों का गोरखों चढ़ जाओ। गोरखे पहाड़ जानते थे, गोरखे इधर से उधर से, पाकिस्तानी 5 बैठे हैं ऊपर कि नीचे से कोई हिंदुस्तानी 100 भी आएंगे धर 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 उड़ा देंगे इनको, लेकिन इतने में कोई गोरखा धीरे 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 उधर से पास में जाकर क्या उसने मारे सबको जा जाके। बात है तो नेपाल के साथ अपने कितने अच्छे रिश्ते रहे होंगे, ये देख लो कि वो सेना तक के अंदर अपने आते हैं, है ना। तो नेपाल में ये जाने वाला पहला जो हमारा बंदा था कौन था? कौन था? कौन? किसका छोटा भाई था? अभी ना कोरोना में जो कुंभ का मेला लगा था, तो कुंभ के मेले के अंदर सरकार ने कहा अरे कोई कुंभ के मेले में नहीं जाओ, अरे कोरोना फैल जाए। पर अपने सर घरों में बैठे ना भाई साहब, कुंभ का मेला बाद में डुबकी लगा लेंगे, 12 साल बाद में धो लेंगे अपने, लेकिन अभी कोरोना का डर है, हम जाएंगे। मैंने अखबार में दिन फोटो देखी कि नेपाल के पूर्व राणा ज्ञानेंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुंभ के मेले में डुबकी लगाने पहुंचे। नेपाल का राणा कुंभ के मेले में डुबकी लगा के जा रहा है, इसका मतलब वो मानता है कि हम कहाँ से आए हुए? भारत के। भारत में कहाँ से आए हुए? मेवाड़। कहाँ से आए हुए? तो मेवाड़ से जाने वाला जो बंदा था वो बंदा कौन था अपना? कौन था? कुंभ। किसका भाई था?